दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, जंतर मंतर खाली हो गया है। आंदोलनकारी वहां से चले गए हैं। उनकी जीत हो गई, असाधारण जीत हुई। लेकिन मेरी आपसे अपील है कि खाली हो चुके जंतर मंतर पर एक बार जाइए और वहां लगाए गए नारों की उन आवाजों को सुनिए जो आंदोलनकारियों की गैर मौजूदगी में भी शायद अभी भी गूंज रही हैं। उन्हीं में से एक आवाज है, इस्तीफा तो झांकी है, मोदी शाह की बारी है। इस्तीफा तो झांकी है, मोदी शाह की बारी है। फिर इस नारे से राहुल गांधी की उस चिट्ठी को जोड़िए जो अमित शाह को लिखी गई है और उनसे सवाल पूछा गया, जिसमें गृह मंत्री से संसद में विपक्ष के नेता ने सवाल पूछा है। चिट्ठी एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन के लेटर हेड के ऊपर है। राहुल गांधी ने अमित शाह से इस चिट्ठी में सवाल पूछा है। दो टूक भाषा में लिखी गई चिट्ठी है। उसमें सवाल पूछा है कि छात्रों और नौजवानों के क्रूर दमन का आदेश किसने दिया? सादा कपड़ों में जो लोग मारपीट कर रहे थे वे लोग कौन थे? क्या आंदोलनकारियों की सुरक्षा करना सरकार का कर्तव्य नहीं था? उन सादा कपड़ों वाले लोगों को पुलिस के साथ किसने तैनात किया? जाहिर है कि जिस तरह का दमन हुआ वो शाह के कहे बिना नहीं हो सकता था। इसलिए अब बारी शाह के इस्तीफे की है और चूंकि शाह मोदी को रिपोर्ट करते हैं, इसलिए अंत में हिसाब तो मोदी से ही लिया जाएगा। ये दोनों आंदोलनकारी जनता के निशाने क्यों बनेंगे? इसका एक प्रमुख कारण है, ये मनोवैज्ञानिक कारण है। ये लोग सरकार तो घटिया चला ही रहे हैं, लेकिन बहुत से नेता सरकार घटिया चलाते हैं, उनके खिलाफ इतनी लोगों के मन में घृणा पैदा नहीं होती जितनी इन लोगों के मन में पैदा होती है। मसला दरअसल कुछ और है। दरअसल इन दोनों की राजनीति करने की शैली अपने विरोधियों में ही नहीं बल्कि अपने समर्थकों में भी अपने प्रति तीव्र घृणा पैदा करती है। याद ही होगा आप सबको कि यूजीसी नियमावली के सवाल पर इन दोनों के समर्थक रह चुके ऊंची जातियों के क्रोधित एक्टिविस्टों ने इन दोनों को कितनी गंदी गंदी गालियां दी थी। इनकी तस्वीरों और पोस्टरों पर थूका गया था, उन पर पेशाब की गई थी। मंदिरों में देव प्रतिमाओं के सामने खड़े होकर इन्हीं के वोटरों ने कस्में खाई थी कि अब दोबारा इन्हें वोट नहीं देंगे। ये सभी दक्षिणपंथी इनके समर्थक थे, थोड़े बहुत नहीं, कट्टर समर्थक थे। जंतर मंतर पर भी इन दोनों को जमकर गालियां दी गईं, इनका मखौल उड़ाया गया, इनके मीम बने, क्योंकि इस देश के करोड़ों छात्र नौजवान जिन दो नेताओं से गहरी नफरत करते हैं वे ये दोनों ही हैं। दोस्तों, इसी मुकाम पर मुझे हिंदी के महान जनकवि बाबा नागार्जुन की एक कविता याद आ रही है। यह कविता 1966 में लिखी गई थी और इसका शीर्षक था शासन की बंदूक। आज मैं यह कविता आपको सुनाकर मानूंगा और इसी की पंक्तियों के गर्भ से मेरा विश्लेषण निकलेगा। सुनिए। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर सभी सभी रहे हैं थूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। बड़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोवा मूक, बड़ी विधुरता बड़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोवा मूक, धन धन्य वय धन्य धन धन्य वय शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जले ठूंठ पर बैठ गई, जले ठूंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। इसकी यही लाइन अमर हो गई। हम सब लोग जब इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे तब यही लाइन कही जाती थी, बार बार हर मंच से कही जाती थी। जले ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक,
बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। आज के संदर्भ में देखा जाए तो शासन की बंदूक को एक नहीं बल्कि दो हाथों ने थामा हुआ है। एक हाथ है भारतीय जनता पार्टी का और दूसरा हाथ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। लोकतंत्र का हरा भरा वृक्ष इन लोगों ने उसकी संस्थाओं और मीडिया पर कब्जा करके ठूंठ जैसा बना दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि संघ और भाजपा की जुगलबंदी पुरानी है, दोनों में गर्भनाल का संबंध है। संघ भाजपा का गर्भ भी है और पिता भी है, लेकिन 2014 में इस जुगलबंदी में एक तीसरा पहलू जुड़ गया, वह था नरेंद्र मोदी का। संघ की मर्जी के बिना मोदी जबरन 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए। चुनाव जीता गया तो उसके केंद्र में मोदी का मतदाताओं को किया गया यह आग्रह था कि आपका दिया हुआ वोट सीधा मुझे मिलेगा, आपका दिया हुआ वोट सीधा मुझे मिलेगा। हालांकि मोदी संघ और भाजपा के अभिन्न अंग थे और आज भी हैं, पर इस राजनीतिक प्रक्रिया के कारण उन्होंने एक तरह की स्वतंत्र हैसियत प्राप्त कर ली। जब उनकी शख्सियत भाजपा को अतिरिक्त वोट दिलाती हुई दिखी तो संघ ने उन्हें स्वीकार कर लिया। तभी से यह तिकड़ी लोकतंत्र और समाज को विकृत करने में लगी हुई है। आज 12 साल बाद जंतर मंतर पर चले छात्र आंदोलन ने इस तिकड़ी पर मर्मांतक प्रहार किया है। यह बात संघ और भाजपा की भी समझ में आ गई है। यह बात छात्र और नौजवान भी समझते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बेहद महत्वपूर्ण है, पर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस आंदोलन ने इस तिकड़ी की संरचना में दरारें पैदा कर दी हैं, इसे भ्रमित कर दिया है, अपनी ही रणनीति के प्रति इसे शंकित कर दिया है। दूसरों को डराने वाली ये तिकड़ी आज स्वयं डरी हुई लग रही है। दोस्तों, यह डर इस बात का नहीं है कि छात्र, नौजवान या भारत की जेनजी संघियों और भाजपाइयों को श्रीलंका और नेपाल की तर्ज पर सड़कों पर खदेड़ खदेड़ कर मारेंगे। हम जानते हैं कि ऐसा करना उचित नहीं होगा। इस तरह की विस्फोटक हिंसा लोकतंत्र को समृद्ध नहीं करती, यह तो लोकतंत्र की भावना के ही खिलाफ है। दरअसल मोदी संघ भाजपा की तिकड़ी डरी हुई इस बात से है कि यह जन आंदोलन उनकी पिछले 12 साल की राजनीतिक कमाई को जीरो करने पर तुला हुआ है। पिछले 12 साल में इन लोगों ने एक धुर दक्षिणपंथी डिस्कोर्स और नैरेटिव चलाया, सत्ता का बेजा इस्तेमाल करके विरोधियों का दमन किया, अल्पसंख्यकों का दमन किया और एसआईआर और परसीमन जैसी तिकड़मों से अपनी सत्ता को सुनिश्चित करने की साजिश रची। यह डिस्कोर्स वामपंथी लोकतांत्रिक और उदार विमर्श की जगह स्थापित किया गया। जंतर मंतर पर जो हुआ वह दक्षिणपंथी की जगह वामपंथी लोकतांत्रिक और उदार विमर्श की स्थापना की शुरुआत है। मैं फिर कहता हूं, मैं अपने इस वाक्य को रेखांकित करना चाहता हूं कि जंतर मंतर पर जो हुआ वह दक्षिणपंथी विमर्श की जगह, दक्षिणपंथी नैरेटिव की जगह वामपंथी लोकतांत्रिक और उदार विमर्श की स्थापना की शुरुआत है। और यह स्थापना किसी पार्टी और स्थापित नेता के जरिए ही पूरी हो सकती है। इस बात को भी ये लोग समझ गए हैं, इसीलिए डर गए और उन्हें लगा कि अगर किसी भी तरह से यह आंदोलन राहुल गांधी और कांग्रेस के हाथों में चला गया तो सिविल सोसाइटी और इंस्टा क्रांति के गर्भ में पनपा यह आंदोलन एक शक्तिशाली राजनीतिक जनोभार में बदल जाएगा। इस तिकड़ी ने देखा कि राहुल गांधी ने इस आंदोलन का श्रेय लेने की जल्दबाजी नहीं दिखाई। इस तिकड़ी ने यह भी देखा कि राहुल गांधी लंबा गेम खेल रहे हैं। इस तिकड़ी ने रातों रात तय किया कि जंतर मंतर से यह आंदोलन हट जाएगा तो हो सकता है कि यहां से फूटती हुई प्रतिरोध की किरणें पूरे देश में इस आंदोलन को न फैला पाए। संघियों और भाजपाइयों को साफ दिख रहा था कि नई दिल्ली में शुरू हुआ यह आंदोलन अब देश के कई राज्यों और प्रमुख शहरों में तेजी से फैल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह आंदोलन मुख्य रूप से नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं और बेरोजगारी के खिलाफ काकरोच जनता पार्टी नामक युवा नेतृत्व वाले एक ऐसे संगठन द्वारा चलाया जा रहा है जो दरअसल सुपरिभाषित अर्थों में एक पार्टी संगठन नहीं है। ये एक सिविल सोसाइटी की शक्ति इसको माना जा सकता है। लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव इतना बढ़ा विभिन्न कारणों से, जिनकी चर्चा अक्सर हम नई परख के वीडियो में करते रहते हैं, कि पंजाब के पटियाला में छात्रों ने एकजुट होकर दिल्ली के आंदोलन का समर्थन किया। इंदौर में भी परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए
प्रशासन द्वारा पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया। जयपुर में भी छात्रों की मांगों और राजनीतिक दलों के टकराव के कारण माहौल गर्म हो गया। पटना के गांधी मैदान से राज्यव्यापी छात्र युवा मार्च निकाला गया, जहां छात्र पेपर लीक और बढ़ती फीस के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। कोलकाता में छात्रों और युवाओं ने दिल्ली के आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाते हुए बड़े बड़े मार्च निकाले। पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी इस आंदोलन का मुख्य चेहरा बनकर उभरा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में व्यापक स्तर पर छात्रों और युवाओं के समर्थन कार्यक्रम और रैलियां आयोजित किए गए। अहमदाबाद गुजरात के एक और बड़े शहर में युवाओं ने परीक्षा में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन किए। बंगलुरु में विपक्षी छात्र संगठनों और युवाओं ने परीक्षा में धांधली के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। चेन्नई में छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और शिक्षा व्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों की मांग को लेकर रैलियां की। दोस्तों, अब बचा क्या? देश का कौन सा ऐसा हिस्सा बचा जहां पर यह आंदोलन पहुंच नहीं गया? यह देखकर संघी और भाजपाई और भी चौंके कि जनाक्रोश के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उसके चुने हुए जनप्रतिनिधियों और मुख्य धारा के मीडिया चैनलों, जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, को जमीन पर तीखे विरोध और घेराव का सामना करना पड़ा। पटना में भाजपा विधायक का घेराव और उसकी गाड़ी पर हमला एक ऐसी घटना थी जिसने इस तिकड़ी के रणनीतिकारों का माथा ठनका दिया। पटना की डाक बंगला चौराहे पर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयसा और विपक्षी छात्र संगठनों की एक मार्च के दौरान भाजपा विधायक विनय बिहारी की गाड़ी को उग्र प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। जब उन्होंने गाड़ी रोकने से मना किया तो उनके वाहन पर हमला हो गया। इसी मार्च के दौरान पटना में एक अन्य भाजपा नेता को भी छात्रों के भारी गुस्से और धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उन पर आंदोलन भटकाने का आरोप लगाया था। प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम के बाहर एक हिंसक झड़प हुई। दिल्ली में राहुल गांधी के धरने के विरोध में जब भाजपा कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे तो स्थानीय जनता और विपक्षी कार्यकर्ताओं के भारी आक्रोश के बीच दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले, पथराव हुआ। इसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को फ्लैग मार्च तक करना पड़ा। दूसरे, इस तिकड़ी को यह भी लगा कि जनता के दबाव में उनकी रणनीतिक कुशलता पूरी तरीके से विफल हो गई है। भास्कर की एक युवा संवाददाता संध्या ने अपनी एक रिपोर्ट में वर्णन किया है कि किस तरह से दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के 5वें तल्ले पर पार्टी के महामंत्री रणनीति बनाने बैठे थे। प्रधान के इस्तीफे के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि इस मीटिंग में जो लोग रणनीति बनाने बैठे थे उन्हें हालात के संगीन पहलुओं का एहसास नहीं के बराबर था। तीसरे, इस तिकड़ी को यह भी पता चल गया कि अब पहले की तरह वह बात नहीं चलेगी कि मोदी जी अचानक आएंगे और सब कुछ बदल देंगे। मोदी जी आए आधी रात के वीडियो के साथ और उनका वास्तविक अरुचिकर चेहरा और भदेस वक्तव्य सभी ने देख लिया। ऐसा भी पहली बार हुआ। इस टिकड़ी को यह भी लगा कि केवल सरकारी गुप्तचर एजेंसियों के भरोसे वो लोग इस देश को अब और उल्लू नहीं बना सकते, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरी जो सीआईडी की संस्थाएं हैं वो अपने राजनीतिक आकाओं को यह बताने में नाकाम रहीं कि कितने बड़े पैमाने पर लोगों में असंतोष है और कितने बड़े पैमाने पर दिल्ली में आंदोलनकारियों का जमावड़ा लगने वाला है। वो नजारा देखकर तो इन लोगों की फूंक सरक गई जब इन्होंने देखा कि कनॉट प्लेस से जंतर मंतर तक 50,000 से 1 लाख लोग मौजूद हैं। इन्हें यह भी दिखाई पड़ा कि ये लोग केवल युवा और छात्री नहीं हैं, बल्कि युवा छात्रों के परिजन भी यहां मौजूद हैं। ये अभूतपूर्व नजारा था। इस तरह का नजारा इस सरकार के विरोधियों और समर्थकों ने पहली बार ही देखा। दोस्तों, कोई रिपोर्टर आपको यह नहीं बता सकता कि मोदी ही नहीं बल्कि इस तिकड़ी का आधार यानी संघ अपने 100 साल के जीवन में पहली बार एक नहीं बल्कि 2-2 बार लगातार अपनी प्रतिष्ठा के क्षय को टुकुर टुकुर करके ताक रहा है। पहले उसकी प्रतिष्ठा पर आघात अयोध्या में चढ़ावा चोरी, जमीन घोटाले और 40% कमीशन खोरी के स्कैंडल से लगा। ये सारा कुछ संघ का ही किया धरा था। हर व्यक्ति जो इस स्कैंडल में फंसा हुआ था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा था कि सारा माल चोरी करके संघ के खजाने में जा रहा है। सब चीज का पर्दाफाश हो गया। खूब जमकर लीपापोती हुई, लेकिन लोगों के दिमाग में यह दर्ज हो चुका है। चढ़ावा चोरी, जमीन घोटाला और निर्माण कार्य में 40% कमीशन खोरी।
ये अयोध्या के राम मंदिर में इन लोगों ने किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दहलीज पर इसका ठीकरा फूटा। अयोध्या के प्रकरण को जब बड़ी मुश्किल से तरह-तरह के फर्जीवाड़े और झूठी बातें करके इन लोगों ने दबाया, उसके तुरंत बाद बिना देर किए हुए उस शिक्षा व्यवस्था पर जैन जी ने हमला बोल दिया जिसे मोदी ने संघ के हाथ में थमा रखा है। दोनों जगहों पर निशाना संघ ही रहा। संघ का निशाना या तो हिंदू मंदिर है या फिर शिक्षा व्यवस्था। वह दोनों जगह पर माल लूट रहा है और अक्षम और भ्रष्ट लोगों को तैनात कर रहा है। पहली बार घटनाक्रम कुछ इस अदा से घटा कि संघ को दोनों मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, ऐसा पिछले 12 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पहले अयोध्या और फिर जंतर मंतर। मोदी सरकार की सीवनें खुल गई हैं। अब और कुछ इनका पोल खाता नहीं बचा है जो लोगों के गुस्से को और भड़काने में कोई मदद करे। लोग बहुत नाराज हैं और प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रति सप्ताह, प्रति महीने नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं जिनसे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी, भाजपा और संघ परिवार की तिकड़ी के बुरे दिन आ चुके हैं। यही जंतर मंतर का संदेश है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।